morning, friends. Welcome to my channel पॉडकास्ट विद CS अवनीश शर्मा। आज जो हमारा सेगमेंट है बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है। ये सेगमेंट स्पेशली उनके लिए है जो प्रोफेशनल क्वालिफाई कर लेते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर रहता है, एक ही क्वेरी रहती है, एक ही कंफ्यूजन रहता है कि पास करने के बाद क्या, पास करने के बाद हम जॉब करें या प्रैक्टिस करें। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए मेरे पास ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी एक रिक्वेस्ट पे आए हैं। पहले मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ, प्रशांत कुमार जी, नमस्कार। कंपनी सेक्रेटरी, बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी आपका। सेक्रेटरी एट वुडलैंड। ये अभी प्रेजेंट में वुडलैंड में कंपनी सेक्रेटरी हैं और इन्होंने अपने इनिशियल स्टेज में, इनिशियल डेज में एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट किया था, एज अ प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। उसके बाद ये जॉब में आए। तो सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ, जो आजकल के बच्चों का सबसे पहले यही सवाल होता है कि पास तो उन्होंने कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद उन्हें जॉब करनी चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उससे भी पहले दो चीजें और, कि उनको आर्टिकलशिप अपनी PCS के यहाँ करनी चाहिए या फिर आर्टिकलशिप उन्हें कंपनी में करनी चाहिए। जरा इस बात पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि आपने प्रोफेशनल क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको कौन सा करियर ऑप्शन चुनना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप कैसे आगे अपने करियर को शेप देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं या फिर आप एक बड़ी टीम के साथ, एक बड़े सेटअप के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं और फिर वहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं। प्रैक्टिस में आने के लिए मैं तभी लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास कुछ यूनिक है और कुछ ऐसा कुछ है जो कि आप इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को आप ऑफर कर सकते हो, तब तो आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, पहले से जो चीज़ें चली आ रही है वही चीज़ आप भी करोगे, तो फिर आप कुछ सालों तक जॉब एक्सप्लोर कर सकते हो, एक ऑप्शन ले सकते हो। और उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, हमने थोड़ा सा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लिया है, कैसे काम करती है इंडस्ट्री, बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, टीम कैसे काम करती है, जो कॉर्पोरेट सेक्रेटरी और कॉर्पोरेट कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, खास करके लिस्टेड कंपनीज में, वो लोग कैसे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपने समझ लिया है, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस में आओगे तो आपके पास एक थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा वैसे प्रोफेशनल्स की तुलना में जो कि जिन्होंने डायरेक्टली प्रैक्टिस शुरू की है। हालांकि अगर किसी को डायरेक्टली अगर प्रैक्टिस से शुरू करनी है तो उसका तो कोई सही टाइम तो होता नहीं है। कोई क्वालिफाई करे और डे वन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, कोई क्वालिफाई करे और डे वन से नौकरी करना शुरू कर दे। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप कैसे करना चाहते हो उसको। जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो कंपनी सेक्रेटरी का जो प्रोफेशन है वो प्रैक्टिस साइड वालों के लिए भी एनफ अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, और जो लोग जॉब साइड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एनफ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पहली वाली बात नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरीज के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं कम हुआ करती थी, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन अभी मार्केट खास ओपन है करके सबके लिए। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, और कंपनीज एक्ट के अलावा मैं बियॉन्ड अगर कंपनीज एक्ट 2013 की भी अगर मैं बात करूं, तो उसके अलावा भी कंपनीज में और भी कई सारे काम होते हैं। कंप्लायंस अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, कंपनी कंप्लायंस को मैनेज करना अपने आप में खुद में एक बड़ा रोल है। तो जब से इंडियन इंडस्ट्रीज का कंप्लायंस के प्रति फोकस बढ़ गया है, लोगों ने कंप्लायंसेस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि कंप्लायंस के लैप्सेस से कंपनीज को फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं, रेपुटेशनल लॉसेस भी हो रहे हैं और रेगुलेटरी एक्शंस भी हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है कि अब कंप्लायंस को लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया। तो उसके बाद से अपॉर्चुनिटीज दोनों साइड में बढ़ी है। एक तो मतलब किस साइड में जाना चाहिए उसकी बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो ट्रेनिंग होती है मैंडेटरी हमारे कंपनी सेक्रेटरी वाले कोर्स में, वो किसी PCS के अंडर में करनी चाहिए, जी। किसी फॉर्म के अंडर में करनी चाहिए या फिर किसी कंपनी के अंडर में करनी चाहिए। उसमें मेरा अपना एक डिफरेंट ओपिनियन है, हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपको ट्रेनिंग जो करनी चाहिए वो PCS के यहाँ ही करनी चाहिए। क्योंकि PCS के यहाँ जब आप किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के यहाँ जब आप ट्रेनिंग करते हो, तो आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता है। और जब मैं डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अलग अलग तरह का काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। यह तो जाहिर सी बात है कि मिलता ही मिलता है आपको। जो जिसके यहाँ आप ट्रेनिंग करोगे उनका जिस तरीके का काम रहेगा वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा, काम के अलावा, आपको कैसे अपने करियर को एक नया शेप देना है उसके बारे में आप बहुत कुछ सीखते हो।
जनरली कंपनी सेक्रेटरी की जो फर्म्स है, छोटी छोटी फर्म्स हैं, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी टीम नहीं होती। मतलब इंडिया में आपको बहुत कम कंपनी सेक्रेटरीज की फर्म ऐसी मिलेंगी जहाँ की 50 लोगों की टीम हो या 100 लोगों की टीम हो। मैक्सिमम जो फर्म्स है, 90% जो फर्म्स है वो अंडर 10 पीपल की ही टीम है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन करते हो तो आपको नए नए चैलेंजेस, डेली के चैलेंजेस रहते हैं। कभी आप ऑफिस आओगे तो आपका ऑफिस बॉय नहीं आया है, कभी आपको क्लाइंट हैंडल करने का मौका मिलेगा, कभी आपके हो सकता है जो आपके ट्रेनर हैं वो छुट्टी पे हैं, बीमार हैं या कहीं और बिजी हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये सब चीज़ें, जो रियल लाइफ सिनेरियो आपको हैंडल करने का मौका मिलता है। मान लीजिए आप ऑफिस आए और ऑफिस में चाय बनाने वाला है ही नहीं, तो वहां पे आप ये सीखते हो कि कल को जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे या कल को जब आप नौकरी में जाओगे तो आपके लिए इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। मतलब जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आप, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग हों, लेकिन बहुत लोग ऐसे नहीं होते जिनके पास सारे मीन्स अवेलेबल हो। तो आप डे वन से आपने एक बड़ा सा सेटअप रेडी कर लिया, आपने एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम हायर कर ली और वो टीम आपके इशारे पे सब कुछ कर रही है। तो वहाँ तो आपको, मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं होते। तो वहाँ जब मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो सेक्शन है वो ऐसे लोगों से भरा हुआ मिलेगा जिसमें कि उनको खुद ही सब कुछ करना है। तो अगर आपको इसका एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो फिर आपके लिए आगे दिक्कतें आएंगी। शुरू में कई लोगों को लगता है कि नहीं ये तो फालतू की चीजें हैं, मेरा काम नहीं है, मैं तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ये सब नहीं चीजें कर क्यों सकता। करूँ। लेकिन बाद में आपको 2 साल 4 साल के बाद जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तब आपको समझ में आता है कि उस तरह का एक्सपीरियंस जो आपने लिया है वो कितना इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस आपने लिया है। उसकी एक अलग वैल्यू है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको, स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग अपनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ही करनी चाहिए अगर उनको मिलती है तो। सर मैं इस सवाल को ना एक स्टेप और पीछे लेके जी जाना चाहता हूँ कि जैसे कि चार्टेड के यहाँ अगर आपने सीए इंटर क्वालिफाइड कर लिया तो वो एलिजिबल होते हैं आर्टिकलशिप के लिए। यस, वो लोग फाइनल के बाद आर्टिकलशिप नहीं करते। नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं हम आईसीएसआई ने। अगर हमने एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लिया उसके बाद हम लोग आर्टिकलशिप करते हैं, जी। और एक बार फाइनल पास कर लिया या फिर उसके बाद हम्म। आर्टिकलशिप करना है, राइट। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम्म। बिफोर प्रोफेशनल और यस। आफ्टर प्रोफेशनल। तो सर उसका सही मायना क्या है, सही टाइम क्या है? हमको आर्टिकल बेसिकली बच्चों को कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि क्या हम पहले पास हो जाए फिर आर्टिकलशिप करें, या फिर पहले आर्टिकलशिप कर लें फिर एग्जाम देते रहे। नहीं, इसमें मेरा ओपिनियन है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव के लेवल के बाद जो आर्टिकलशिप स्टार्ट करना रहता है, अगर आप उसको करते हो तो आप जो प्रोफेशनल का एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्प मिल जाएंगी, क्योंकि आपने वो काम जो आप एग्ज़ाम में लिख करके आने वाले हो, जो बुक्स में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप थ्योरी पढ़ रहे हो, वो आपको प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप में करने को मिलेगा। तो डिफरेंट अप्रोच हो जाता है। एक तो मैंने थ्योरी पढ़ी हुई है और दूसरा कि मैंने प्रैक्टिकली उस काम को किया हुआ है। तो दोनों में का जो एक्सपोजर होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो फिर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि एग्जीक्यूटिव के बाद ये आर्टिकलशिप करनी चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हो सकता है। जी। अब मैं सर जो आपका लास्ट वाला जवाब था मैं उससे थोड़ा सा और जोड़ूंगा। जो आपने बोला कि सारे काम हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के जाके, नो डाउट मैंने भी अपनी आर्टिकलशिप की है, और मेरा सौभाग्य था कि मैंने अपनी आर्टिकलशिप मैंने आपके भी यहाँ से किया, मैंने भी अपनी है आर्टिकलशिप ना। किसी मैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का ही करी हाँ मैंने आपके अंडर की, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसमें क्या था कि हम लोगों को मतलब नहीं लगता था कि अगर आपने हमको बोला या हमारे प्रिंसिपल ने हमको बोला कि क्लाइंट आए हुए हैं और चाय वाला फोन नहीं उठा रहा, हम जाके चाय लेके आते थे, वी डोंट हेजिटेट, है ना। लेकिन आजकल के यूथ के साथ या आजकल के बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर इफ यू विल से देम गो एंड गेट समथिंग नो फॉर क्लाइंट, या किसी पर्पस के लिए आपने किसी काम के लिए बाहर भेज दिया। मुझे याद है कि अपने टाइम में अगर ऑफिस का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना होता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तब हम फिजिकल जाते थे, हम जाते थे खुशी खुशी जाते थे। लेकिन अगर आजकल के किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड बच्चे से बोल दिया जाए कि आप जाके चाय ले आओ या आप जाके बिजली का बिल भर दो, तो वो थोड़े से अदरवाइज ले लेते हैं उसको। आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसको मैं देखता हूँ कि बच्चों को इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझो कि, मतलब मैं अगर किसी के यहाँ आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो अगर मेरे प्रिंसिपल ने या मेरे ट्रेनर ने अगर बोल दिया कि मेरे ऑफिस में कुछ गेस्ट आए हुए हैं और उनको आपको सर्व करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। हम सब ने ऐसा किया हुआ है, मैंने भी खुद भी ऐसा किया हुआ है। और इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि ये एक तरीके से आपको एडमिन का एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उस चीज का एक्सपोजर आपको मिल रहा है।
जो अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने उस माहौल में अगर नहीं काम किया है तो आपको नहीं मिलेगा वो एक्सपोजर आगे चल के, जब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस को स्टार्ट करोगे वो करोगे तो मुझे इसमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है ये तो ईगो मतलब पे नहीं लेना चाहिए ईगो पे बच्चों लेने को। की, तो आप काम सीखने आए हो। और काम सीखना मतलब ये थोड़ी है कि केवल आप कंप्लायंसेस के काम सीखोगे, केवल आप कॉर्पोरेट लॉ के काम सीखोगे, केवल आप कॉर्पोरेट सेक्रेटरी के काम सीखोगे, केवल आप बोर्ड मीटिंग्स और मर्जर अमालगमेशन और लिस्टेड कंपनीज का काम सीखोगे। काम सीखने का मतलब है कि आपको इस बात का भी एक्सपोजर मिलना चाहिए या लेने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरे को फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, मेरे को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, मेरे को ऑफिस में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलाना है, मेरे को टीम को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, अपने पैसों को मुझे कैसे मैनेज करना है। कल को आप ऑफिस चलाओगे तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, बिल्कुल। और रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे लेकिन एक्सपेंडिचर आपके पास बहुत सारे रहेंगे। तो आपको काम सीखने का मतलब केवल कंप्लायंसेज और जो कोर एरिया है वही सीखना नहीं है। काम सीखने का मतलब मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि आपको एक ओवरऑल एक्सपोजर मिलना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में अगर रहोगे तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे और उसको कैसे हैंडल करोगे। काम सीखने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपने काम सीख लिया कि हाँ जी मुझे एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करना है, आपने कर दिया। काम सीखने का मतलब यह भी है कि अगर आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया और कल को उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई, क्लाइंट नाराज हो गया, क्लाइंट गुस्सा हो रहा है, क्लाइंट लड़ाई झगड़े करने पे आ गया, तो फिर उस क्लाइंट को फिर आप कैसे हैंडल करोगे। वह भी तो एक सीखने का ही पार्ट है। अगर आप कल को अगर आपने नहीं सीखा हुआ रहेगा तो आपको तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आप उसको सर्विस दोगे। आप अल्टीमेटली हम सब लोग तो क्या है, सर्विस सर्विस इंडस्ट्री में प्रोवाइडर। है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आप कल को सर्विस दोगे और वो सर्विस तो किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को खराब लग सकती है। अच्छी सर्विस जिसको आप दोगे वो आपको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन जिसको खराब सर्विस आप दोगे वो तो आपको गालियां देगा। तो आपको यह भी तो सीखना है कि भाई जो आदमी आपसे नाराज कस्टमर आपका बैठा हुआ है उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज तो आप तभी सीखोगे जब आप अपनी ईगो को साइड में रख ईगो के करके साथ। और काम करोगे। अब सर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कल्चर के ऊपर, क्योंकि हम्म, आप एज अ पीसीएस भी रहे हैं हम्म, और अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी है। ठीक है, एज अ मतलब कंपनी कॉर्पोरेट में कंपनी सेक्रेटरी, हम्म, कॉर्पोरेट कल्चर की बात करता हूँ कि पीसीएस फर्म का जो कल्चर है ना, वो एकदम टोटली डिफरेंट है हम्म, कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट कल्चर से। हम्म। तो आप सर उसको कैसे देखते हैं कि या तो पीसीएस का जो बच्चा है जो क्वालिफाइड किया है वो कैसे कॉम्पीट करे कल्चर वाइज, कैसे कॉम्पीट करे कॉर्पोरेट कल्चर से, या कॉर्पोरेट कल्चर का जो बच्चा वहां से ट्रेनिंग लेके निकला है वो किस लेवल पर खड़े होते हैं, क्या वो एट पार है या फिर हु इज बेटर। तो मतलब कंपेरिजन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप उस पर थोड़ी सी रोशनी ऐसे डालें कि इसका कल्चर अलग है और उसका कल्चर अलग है, आपस में एडजस्टमेंट कैसे होगा। जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली एडजस्ट कर लिया, तो वो ओके, एडजस्टमेंट कैसे उसमें होगा। उसमें मेरे हिसाब से आपका सवाल ये है कि जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के यहाँ जो ऑफिस का सेटअप या उनके यहाँ जो काम करने का माहौल होता है उस माहौल में, और जो कॉर्पोरेट के पास जो सेटअप होता है वहाँ पे जो काम करने का माहौल होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जी। और खास करके जो नए लोग आते हैं प्रोफेशन में, जो कोई स्टूडेंट है जो कि अभी एग्जाम पास करके एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल पास करके उसका पहला एक्सपोजर है अपने काम से जिसकी उसने पढ़ाई करी है, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ आप किसी ढाबे में जा रहे हो, दूसरी तरफ आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे तो जो नए लोग होंगे उनको तो 5 स्टार होटल तो अपील करता ही करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सवाल वहीं पर लिंक था। तो यहाँ पे हम समझने की ज़रूरत है हम लोगों को कि कॉर्पोरेट्स के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, और दूसरी तरफ जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की फॉर्म है उनके पास हमेशा ही लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज रिसोर्सेज होते हैं। रहते हैं, थोड़ा। तो अगर आप रिसोर्सेज के मामले में, ऑफिस सेटअप, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के मामले में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा कॉर्पोरेट बेटर लगेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ में कॉर्पोरेट बेटर हो। मैं जनरली बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, कई सारे लोग फ़ोन पे और लिंक्डइन वगैरह पे कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है, फ्रेशर्स का भी, कुछ 1-2 साल पुराने कंपनी सेक्रेटरीज का भी, जो लोग कंपनीज वगैरह में ट्रेनिंग करके आए होते हैं। और मुझे जब कई बार मतलब चीज़ें पता लगती है तो मुझे बड़ा शॉकिंग सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को कि जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो वहाँ पे जो कंपनी में जो डिपार्टमेंट है, वहाँ जो डिपार्टमेंट का हेड है या फिर जो बाकी लोग हैं, उनका फोकस ये नहीं है कि आप काम सीख जाओ। उनका फोकस इस बात पे रहता है कि आपको किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज कर ले ताकि उनका जो काम है, उनका जो टाइम है उसको
सही से वो यूटिलाइज कर पाए। मतलब आप केवल उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, और वो सपोर्ट सिस्टम कई बार ऐसे काम करता है, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि इसको लोग ऐसे नहीं समझे कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ ताकि सब लोग इसको अपने पे ले लें, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे मैंने देखा हुआ है कि सपोर्ट सिस्टम कैसा होता है कि मतलब लोगों का माइंडसेट होता है कॉर्पोरेट्स में कि यार जितना टाइम मैं इसको सिखाऊंगा ना, उससे पहले तो मैं इसको कर लूंगा खुद ही। तो वहां पे माइंडसेट का फर्क होता है। अच्छा, दूसरा है कि अगर वहां पे जो ट्रेनिंग करने के लिए स्टूडेंट गया है उसके पास काम नहीं भी है, वो खाली भी बैठा है, तो वहां बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसने अपनी 15 महीने की, 24 महीने की ट्रेनिंग या 21 महीने की ट्रेनिंग जो है सो खाली बैठ के काट दी, क्योंकि उसको पैसे नहीं देने। उसको बस है कि चलो मेरे लिए छोटा मोटा काम करता रहे और जब भी मैं बोलूँ तब मेरे लिए अवेलेबल है, बस वही उसको चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप ये बात समझ लो कि जब आप कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आपको जो क्रिटिकल काम होंगे उसमें ट्रेनीज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पे स्टेक्स काफी ज्यादा हाई होते हैं, और जब स्टेक हाई होते हैं, लोगों की नौकरियों का सवाल होता है, तो लोग उसमें रिस्क लेना कम पसंद करते हैं। दे इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर द स्पेशलाइज स्पेशलाइज्ड वर्क। पर्सन, हाँ। वहां पे आप केवल और केवल सपोर्ट की तरह काम करते हो कि अच्छा ठीक है, फोटोकॉपी कर दो, स्कैनिंग कर दो, इसका प्रिंट आउट दे दो, इस डॉक्यूमेंट को फाइल में लगा दो, और इसको आपको ऐसे कहा जाता है कि ताकि आपको फील ना हो कि आप कैसे करो, आपको कहा जाएगा कि बेटा इसको जरा देख लो, इसको एक बार पढ़ लेना, अब पढ़ के जरा इसको समझ ले कि ये क्या चीज है और क्यों हुआ है, मुझे भी समझाना, और फिर इसको फाइल में लगा देना। अब आपको केवल वो दे दिया गया, अब आपको एक्चुअल काम करने का मौका नहीं मिला। और कई बार जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होंगी तो हो सकता है कि वहां पे ऐसे सिस्टम्स भी इन प्लेस में हो कि कॉन्फिडेंशियल चीजें एक लेवल डिस्क्लोज के भी ना की नीचे डिस्क्लोज ही न की जाए। जो क्रिटिकल चीजें हैं वो हो जाए। सकता है कि एक नीचे के जो लेवल के जो लोग उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मतलब मैं तो नीचे में ट्रेनीज को तो मैं मानता भी नहीं हूँ, नीचे मतलब कि मैनेजर लेवल के जो लोग हैं उनको डिस्क्लोज ही ना किया जाए कि कंपनी में क्या चल रहा क्या है। चल रहा है, वो मैनेजर से ऊपर जो डीजीएम जीएम वगैरह के लोग हैं वहीं टॉप तक लेवल बातें, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे अपने बात पास हो जाए रखता और वहीं तक फिर नीचे वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन ही ना हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की फॉर्म में ट्रेनिंग करने आते हो तो वहां पे उनका ये माइंडसेट नहीं होता है कि आपको किस तरीके से यूज करना है। जाहिर सी बात है कि चूंकि प्रैक्टिसिंग फॉर्म भी एक बिजनेस कर रही है, तो उनको अपने रिसोर्सेज को तो ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल रहेगा नहीं उनके लिए। लेकिन माइंडसेट यहाँ पे रहता है कि अरे मेरे प्रोफेशन का आदमी है, इसको आप मुझे ट्रेनिंग करके, इसको ट्रेनिंग दे करके इस तरीके से करना है ताकि ये कल को सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कुछ यहाँ से मेरे यहाँ से जाए तो कुछ सीख जाए। अगर हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि वहां पे जो गैप है टॉप लेवल से लेके अपने आर्टिकलशिप तक, वो नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा है, यस, हाँ, चेंज ज्यादा है। चेंज आता है। प्रैक्टिसिंग के यहाँ वो डायरेक्ट या इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट ट्रेनिंग टू इन्वॉल्वमेंट, टीसीएस का। यस यस यस। तो ये बहुत बड़ा गैप है, और ये कहने में छोटी चीज लग सकती है, लेकिन इसका आपके लॉन्ग टर्म करियर में इसका बहुत फर्क पड़ता है। आपको इनिशियल डेज में किस तरीके की ट्रेनिंग मिली है, उसका बहुत असर पड़ेगा आपके आने वाले टाइम में, जब आप क्वालिफाई करके जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, नौकरी करने जाओगे, या फिर जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे, जहाँ पे आपको रियल लाइफ सिनेरियो मिलेगी, क्लाइंट्स आपको हैंडल करने होंगे, नौकरी में अगर होगे तो आपको अपने डायरेक्टर्स को, अपने बॉसेस को हैंडल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये सब जो एक्सपोजर है वो काफी आपको हेल्प करने वाला है। जी सर, जैसे मैं ना सेशंस लेता हूँ ईडीपी बच्चों के, हम्म, जो बच्चे एग्जीक्यूटिव पास आउट होते हैं, उनको ईडीपी करनी पड़ती है, हम्म, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम्म। उनका सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्या हम ईडीपी के साथ या सीएस के साथ साथ एलएलबी परस्यू कर लें? एलएलबी का कितना इम्पैक्ट आता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब उसको जॉब लेने जाना होता है? एलएलबी भी, अब हम सब जानते हैं कि एलएलबी अपन सीसीएस से कर रहे हैं या क्लैट क्वालिफाई करके कर रहे हैं, दोनों में अपना एक डिफरेंस होता है। मैं मतलब बायस नहीं हो रहा, ऑल्दो सीसीएस भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्लैट, लेकिन अपना अपना एक फेम है दोनों का, और अपनी अपनी क्लास के बच्चे निकालते हैं, राइट। और हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई, इसमें मैं मान के चलूं तो 70 to 80% बच्चे ड्यू टू मतलब स्कैरसिटी ऑफ टाइम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं है, दे आर इंटेलिजेंट, लेकिन वहां से करते हैं। क्या उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है कॉर्पोरेट पर, और कितना इम्पैक्ट पड़ता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज? अगर मैं अभी से 10 साल पहले की बात करूंगा, तो आप एक कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल होता है उसको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे फिर आपके सवाल का जवाब मिलेगा आपको कि 10 साल पहले क्या होता था कि कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल होता था कॉर्पोरेट में, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता था। तो जनरली इंडस्ट्रीज की कोशिश होती थी कि मेरे को एक ऐसा आदमी मिल जाए जो कि कंपनी सेक्रेटरी भी हो, ताकि मैं उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एज ए कंपनी सेक्रेटरी यूज कर सकूं, और मेरा कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का जो भी काम है वो सारा कुछ वो हैंडल करता और रहे, लीगल साथ भी में देखें। एडिशनली वो लीगल
मेन उसका काम लीगल का होगा हम्म, और कंपनी सेक्रेटरी एज ए सेकेंडरी काम वो राइट। करेगा। या फिर वो आदमी मेन उसका फाइनेंस का काम होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मतलब ड्यूल क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए, हम्म, जिससे कि हमारा मेन काम हो है और कंपनी सेक्रेटरी का काम एज ए सपोर्ट सिस्टम एज ए सेकेंडरी काम वो उसको करता है। करना। लेकिन अभी पिछले 5 सालों में चीजें बहुत बदल गई हैं और अब पहले वाली बात नहीं रही। पहले अगर 10 साल पहले कोई अगर मेरे से सवाल पूछता कि एलएलबी की या किसी एडिशनल डिग्री की कितनी जरूरत है कंपनी सेक्रेटरी को, तो मेरा जवाब होता कि नहीं, बिल्कुल जरूरत है। और अगर आपने एलएलबी कर रखा है या आपके पास अगर कोई एडिशनल डिग्री है तो आपको करियर में काफी हेल्प करने वाला है। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, आज का जो सिनेरियो है, उसमें किसी भी एडिशनल डिग्री की कंपनी सेक्रेटरी को कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा ट्रेंड है और मैक्सिमम कंपनीज ने ऐसा कर भी दिया है। इंडस्ट्रीज ने भी, बिजनेस ओनर्स ने भी, प्रमोटर्स ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही रेगुलेटेड और हाईली मोटिवेटेड और हाईली इफेक्टिव प्रोफेशन है और इसकी बहुत ज़रूरत है कंपनीज को। तो अब क्या होता है कि लीगल डिपार्टमेंट अलग काम करता है, कंपनी सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट अलग काम करता है। जी। पहले मैक्सिमम कंपनीज में दोनों डिपार्टमेंट एक ही हुआ करते थे। कंपनी सेक्रेटरी एज अ क्लर्क ट्रीट किया जाता नहीं, था ये एक तो मैं नहीं समय कहूंगा। के कंपनी सेक्रेटरी तो मतलब जो कंपनियां कंपनी सेक्रेटरी को एज ए क्लर्क ट्रीट करती थी वो मतलब कंपनी सेक्रेटरी डिजर्व ही नहीं डिजर्व करती ही नहीं थी, करती मतलब थी, उनको राइट। जरूरत रहती नहीं थी। हम्म, उन्होंने केवल अपना कैपिटल वगैरह बढ़ा लिया होता था, जिसकी वजह से उनको एक उनको नाम चाहिए रिक्वायरमेंट था। होती तो थी। जब आप ऐसे सोचो ना कि आपकी रियल में कोई जरूरत है नहीं, केवल गवर्नमेंट का एक लॉ है जिसकी रेगुलेशन वजह है से इसको वहां लेके। पे आपके नाम की जरूरत है, तो वहां पे तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा ना। तो हम्म। वैसी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी के लिए कोई रोल था भी नहीं। जिन कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी का रोल था वहां कभी भी कंपनी सेक्रेटरीज को उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनको बहुत ही रेस्पेक्टेड तरीके से ट्रीटमेंट मिला है हमेशा से। तो वापस उसी सवाल पे आते हैं कि आज जो चीजें जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से लीगल डिपार्टमेंट अलग है, कंप्लायंस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है, है, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट और कंप्लायंस और डिपार्टमेंट दोनों एक है। अलग। अच्छा। तो आज के समय में किसी कंपनी सेक्रेटरी को कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो आपके लिए अच्छा है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरे पास भी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं केवल बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स हूं और केवल मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगर सर आपके पास दो आते हैं रिज्यूमे, हम्म एक एलएलबी हम्म सीएस, एक प्लेन सीएस, तो आप क्या देखते हो उस बच्चे में और किस बेसिस पे सिलेक्शन करते मैं तो डिग्री तो एलएलबी तो देखता भी नहीं हूँ। मैं तो देखता हूँ कि मेरे पास जो रोल है, जैसे मेरे को हो? अगर मेरी टीम में अगर कोई आदमी चाहिए तो मुझे तो सबसे पहले देखना है कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगा, हायरिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले जेडी बनेगा। हम्म, तो जेडी जब बनेगा तो मैं तो सबसे पहले मेरे से जो एचआर वाला आएगा पूछने, तो मैं तो उसको ये बोलूंगा कि भाई मेरे को ये सब काम कराने हैं। हम्म, अब उस रोल में मुझे कंपनी सेक्रेटरी ही चाहिए, लीगल डिपार्टमेंट राइट। मेरे पास है नहीं, मैं लीगल डिपार्टमेंट देखता नहीं हूँ। हम्म, तो मुझे तो एलएलबी उसके पास है नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है नहीं है, उसने एमबीए कर रखा है नहीं कर रखा, मुझे उससे क्या मतलब है। मेरे को एक कोर कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट कंप्लायंस, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला आदमी चाहिए और उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री बिल्कुल। सफिशियंट है। मुझे को एडिशनल कोई डिग्री की मुझे जरूरत नहीं है। मैं कभी वैसा मतलब उस बेसिस पे मैं लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करता या सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं करता कि उसके पास कितनी एडिशनल डिग्री है। मैं देखता हूँ कि भैया उसने मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके पास एक्सपोजर है कि नहीं है। अगर उसके पास एक्सपोजर है तो फिर मैं सीवी को शॉर्टलिस्ट करता हूँ, फिर वो इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस होता है, फिर आगे चीजें। सर एक बहुत बड़ा फियर बोलो या एक मिथ बोलो, वो बहुत चलता है कि कंपनी सेक्रेटरी शुड बी फ्लुएंट इन हिज लैंग्वेज। आप कैसे देखते हैं, नॉलेज प्लस लैंग्वेज, नॉलेज और लैंग्वेज, या ओनली लैंग्वेज विद फिजिकल अपीयरेंस? नॉलेज प्लस लैंग्वेज। नॉलेज प्लस लैंग्वेज मतलब Yes, कैंडिडेट language is शुड हैव must. Yes, they ग्रेट should have कमांड good command ओवर of लैंग्वेज, English. राइट? Yes. ये कॉर्पोरेट में या पीसीएस में भी? एटलीस्ट अगर स्पोकन में कमांड नहीं है हम्म। तो रिटन इंग्लिश में तो कमांड होना ही चाहिए। रिटेन इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज सर, क्योंकि कहाँ नहीं, इज इंग्लिश एमआर लगाना है वो इंग्लिश नॉलेज का पार्ट हो गया। इंग्लिश इज मस्ट। इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज दैट कैन पुश यू टू द टॉप। So we all need to accept this fact that English is essential, and without English, one cannot succeed in corporate world. So स्पेशली इन knowledge, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। yes, especially in college, even in practice, you need to have good command over English. लेकिन जो मैं बहुत सारे पीसीएस से भी मिलता रहता हूँ, बोलते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर लूँ, वो हिंदी बेस्ड क्लाइंट है। 90% जो क्लाइंटेज है जिनका किसी का जीएसटी भी है या छोटी मोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एमएसएमई जो रन कर रहे बड़े हैं, क्लाइंट्स नहीं होते, राइट ना? तो जो बड़े 90% क्लाइंट्स
उन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बड़े क्लाइंट्स नहीं होते, हम्म। डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं होते। वो क्लाइंट, मतलब मैं एग्जांपल दूंगा कि आपने एक्स वाई जेड रिलायंस, आप कह सकते हो कि आप प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी हो और आप कह सकते हो कि मेरे पास रिलायंस मेरा क्लाइंट है। हम्म। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि रिलायंस के कॉर्पोरेट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में आप किसी की शक्ल तक नहीं देखी होगी आपने। वो क्लाइंट आपके पास डायरेक्ट नहीं होगा, वो किसी न किसी लॉ फर्म, किसी न किसी वो दूसरी फर्म के पास आउटसोर्स्ड आपके वर्क पास होगा। आउटसोर्स वर्क होगा। तो राइट वो राइट। रिलायंस आपका क्लाइंट नहीं है, वो केवल आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कह रहे हो कि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रिलायंस। जी। तो एक लैंग्वेज का तो बैरियर है लैंग्वेज वहां प्ले पे। पाइवोटल रोल, यस अपन ये बोल यस सकते हैं। यस। कुछ तो कंपनी सेक्रेटरीज की फर्म आप खुद भी अगर इंडस्ट्री में देखोगे, जैसे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं, हम्म। मान लो कि मेरे को दो कंपनीज के बीच में मर्जर करवाना है या कुछ कॉर्पोरेट का असाइनमेंट है जो मुझे कराना है। अब मैं दो चीजें देखूंगा। सबसे पहले इस वाले रोल में क्या जिस कंसल्टिंग फर्म को मैं हायर करूंगा उसका कभी कोई इंटरेक्शन मेरे सीईओ के साथ, मेरे चेयरमैन के साथ होगा या नहीं होगा। हम्म। अगर इंटरेक्शन मुझे 1% भी लग गया कि मेरे चेयरमैन के साथ, मेरे सीईओ के साथ इस कंसल्टेंट का इंटरेक्शन कभी ना कभी होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस असाइनमेंट, तो मैं वहां पे फिर छोटी मोटी फर्म्स को मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि पैसे मेरी जेब से नहीं जा रहे हैं। वहां मेरा राइट। रेपुटेशन खुद का स्टेक पे लगा हुआ है, मुझे अपनी नौकरी बचानी है। मगर मैं ब्लंटली बात करूँ तो वहां मैं ऐसी फर्म्स नहीं हायर करूंगा जो मुझे लगे कि ये प्रेजेंटेबल नहीं है, ढंग से बात नहीं कर पाएगा, अपनी बात रख नहीं पाएगा। और अगर नहीं रख पाएगा तो फिर वहां पे मेरे मैनेजमेंट के सामने, मेरे बोर्ड के सामने मेरी रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। तो वहां मैं सीधा जाऊंगा कि भैया बड़ी फर्म हायर करो, उनको पैसे दो और वहां से फिर आप काम ले लो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इस छोटा सा काम है, इसमें कभी भी हमारा जो टॉप का मैनेजमेंट हो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो फिर मेरे पास जो नीचे के, उसमें फिर मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगा। मेरे पास जो नीचे की जो टीम होगी, मैं उनमें टीम मेंबर्स को उसी बोलूंगा कि यार हमारे पास एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उसमें से किसी को दे दो, उनसे अपना कोट वोट मंगा लो। फिर वो प्राइस मेरे लिए कोई कंसर्न है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसमें जो भी होगा अपना उनको दे दो काम और उनको कोट मंगा लो और फिर बात कर। सर ये तो तो। ये बहुत बड़ा वो है। जी। आप जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज फर्म हम्म। की बात कर रहे थे कि लैंग्वेज बैरियर में, ये हमारे प्रोफेशन में प्रैक्टिस साइड में भी लैंग्वेज बहुत ही रोल प्ले करता है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अलग बात है कि भाई उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो मतलब सुपर पावर हैं, राइट। मतलब को हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि लैंग्वेज आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। अगर आप उसको ठीक कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से आप ग्रो कर सकते हो। सो न्यूली स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, प्लीज ध्यान रखें, प्लीज वर्क ओवर योर लैंग्वेज स्पेशली। वी ऑल नो दैट यू हैव नॉलेज इफ यू क्वालिफाइड एग्जाम। हमें मालूम है कि भाई आप नॉलेजेबल हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज पे आपको कमांड बनानी होगी, क्योंकि हमें मालूम है बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी आते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम भी नो डाउट हो जाता है उनका पढ़ते पढ़ते कि हाँ उनकी नॉलेज पे कमांड हो जाती है। लेकिन प्लीज आप लोगों को नॉलेज पे साथ साथ लैंग्वेज पे भी कमांड बनानी होगी। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड किया हमने, फिर हमारा रहता है हम किस स्ट्रीम में जाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको तो बहुत वास्ट एक्सपोजर है, आप पहले एसोसिएटेड थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडो स्पिरिट बेवरेजेस लिमिटेड और इंडो स्पिरिट इंडस्ट्रीज आई थिंक। हम्म तो वो एक सेगमेंट अलग था, वहां के लॉज अलग थे, राइट। और अब जो आप वो अभी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वुडलैंड, जिसमें शूज की कास्टिंग होती है या शूज मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल मैन्युफैक्चरिंग एंड एंड रिटेल एक्सपोर्ट्स। या एंड एक्सपोर्ट टू। तो सबके लॉज अलग अलग हैं। तो क्या बच्चों को प्रोफेशनल के साथ साथ ही ऐसा कुछ एक कोर एरिया है, कोर स्पेशलाइजेशन करना चाहिए? अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कि मेरे को तो ब्यूरेज इंडस्ट्रीज में जाना है और उसमें भी अल्कोहलिक इंडस्ट्री, राइट, या दूसरा मेरे को तो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना है या मेरे को लिस्टेड कंपनी में, सबके कंप्लायंसेस अलग अलग है। क्या बच्चों को प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी चाहिए? तो उसकी प्रिपरेशन तो आप कर भी नहीं पाओगे ना। आपको करियर के इनिशियल 5-7 साल तक तो पता नहीं चलेगा ना कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो उससे पहले जो बच्चे माइंड मेकअप कर सकते हैं नहीं, कि वो नहीं हमको ये करना है? करने का कोई फायदा नहीं। चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी ना। आपने अगर अपने आप को प्लान कर लिया कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो जरूरी थोड़ी है कि आप क्वालिफाई करोगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ऑफर आ ही जाएगा। हो सकता है किसी सर्विस सेक्टर वाली कंपनी से आपके पास, किसी आईटी कंपनी से ऑफर आ गया,
ये चीजें तो ऐसी हैं कि जब आप अपने करियर में 5-7 साल आप लगा लोगे ना, उसके हम्म बाद फिर आप डिसाइड करोगे और आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म फिर ऑटोमेटिक फिर आपका करियर उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। जैसे पहले से प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कोई बच्चों जरूरत को। नहीं, जैसे क्या होगा कि अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक जितनी कंपनीज में काम किया है सबका मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड है। जी। तो जब मैं अभी तो हालांकि नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ मेरे कंपनी वाले देखे तो बोले कि भैया देखो नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन जब भी मैं नौकरी ढूंढना शुरू करूंगा तो मेरा जो सीवी होगा वो जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनीज हैं उनके लिए मेरी मतलब मैं पहली प्रेफरेंस रहूंगा, क्योंकि राइट, मेरे को जितना एक्सपोजर है वो मैन्युफैक्चरिंग में है। मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर कोई सर्विस सेक्टर वाली कंपनी को कंपनी, हालांकि कंप्लायंसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मैं तो कॉर्पोरेट लॉ का कंप्लायंसेस तो आईटी कंपनी में भी करूंगा और यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई आईटी कंपनी मेरे को हायर करने के लिए अगर मेरा सीवी अगर उनके पास जाएगा कभी, तो शॉर्टलिस्टिंग जब होगी तो वहां पे जो एचआर डिपार्टमेंट जो सीवी शॉर्टलिस्ट करेगा ना, वो मेरे सीवी को प्रेफरेंस नहीं देगा, वो ढूंढेगा कि यार कोई आईटी कंपनी वाला मिल जाए मेरे को जिसने पहले से कोई आईटी कंपनी का मैं काम कर रखा हो। तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये जब शुरू के 5-7 साल जब अपने प्रोफेशन में आप निकालोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये चीजें हो जाएंगी जिसपे कि आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। आपका कंट्रोल नहीं है, हाँ, राइट। आप कितना भी चाह लोगे वो कंट्रोल आपका हो ही नहीं पाएगा उस पे। हर तो उस मौके के पे लिए तैयार हाँ, रखना है हाँ अपने उस आप पे को। दिमाग लगाना है। अच्छा, दूसरा कंप्लायंसेस तो सेम है ऑलमोस्ट सेम भाई, है। कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज ही तो बदल जाएंगे। जैसे कि लेट्स से कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपके ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो लेबर लॉज हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स वगैरह हैं, ये सब एक्ट आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर इन्वायरमेंटल लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे, उसके कुछ कंप्लायंसेस रिटर्न्स वगैरह जो होते हैं वो सब एप्लीकेशन, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह आपके रेगुलेटर्स में आ जाएगा, वहां से आपको डील करना पड़ेगा, लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। वेरियस स्टेट लॉज हमको देखने तो पड़ेंगे। अलग अलग देखना हाँ, पड़ेगा। तो और कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस तो कॉमन है वो सबके लिए, वो कॉमन तो आईटी कंपनी पे भी वही लगना है और है। मैन्युफैक्चरिंग पे भी वही लगना है, और कोई कंपनी कुछ भी काम करे उस पर तो वही लगना है। मतलब फीमा की कंप्लायंस है, कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब तो कॉमन रहेगा सब पे। तो उस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है कि आप शुरू से ही मतलब ऐसी बात सोच के रखो कि मेरे को किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही जाना है। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी वैसे वैसे आप कॉल लेते रहना। सर, और एक सबसे मतलब मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलूंगा कि एक ऐसा सवाल जो सबके दिमाग में रहता है, सबके, चाहे वो पास आउट हो, चाहे वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 4 साल का, हाँ, पैसा कॉर्पोरेट में ज्यादा है या प्रैक्टिसिंग के पास? पैसा तो कॉर्पोरेट में ज्यादा है। कॉर्पोरेट में पैसा तो मतलब प्रैक्टिस में, मतलब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, हाँ, हालांकि प्रैक्टिस साइड में भी बहुत लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और कितना कमा रहे हैं उसके बारे में तो मुझे मतलब आपके पॉडकास्ट में डिस्कस करने की जरूरत ठीक लगती नहीं है ये चीजें। लेकिन मेरा अपना खुद का जो मेरा ओपिनियन है, मेरा अपना जो पास एक्सपीरियंस है, जो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मैं तो कॉर्पोरेट में भी लोगों से मिलता हूँ और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से भी मिलता हूँ, तो पैसा तो कॉर्पोरेट में ही वो ज्यादा कहने का मतलब अगर कोर सेक्रेटरियल अगर पीसीएस करे और एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर किया जाए है। तो चार्म और पैसा एम्प्लॉयमेंट में जाता है। कोर नहीं, सेक्रेटरियल अगर कोर्स वो एडिशनल करता है तो अपन नहीं, मतलब नहीं मैं कर मैं सकते। उसको कोर सेक्रेटरी नहीं, मैं उसको कोर सेक्रेटरी के अलावा आप दुनिया भर की एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर लो। हम्म मैं आप दुनिया सब कुछ आप कर लो, मतलब दुनिया में जितने भी काम कंपनी सेक्रेटरी कर सकता हो सारे काम आप कर लो। उसके बाद भी मैं कहूंगा कि पैसा तो कॉर्पोरेट में ही कॉर्पोरेट में ज्यादा ज्यादा है। होता है, बिल्कुल। पैसा तो उसी में और ज्यादा है। पीस, पैसा विद पीस, पीस भी तो जरूरी है। पीस हाँ, कहाँ ज्यादा है? कॉर्पोरेट में पीस तो, कॉर्पोरेट में पीस हाँ ज्यादा है, वहाँ पीस लेकिन ज्यादा जो है। वर्क प्रेशर होता है उसका क्या? वर्क प्रेशर तो सब जगह होता है। प्रैक्टिसिंग में आप कर रहे हो, प्रैक्टिस करो तो वहाँ पे नहीं होता क्या? क्लाइंट आपको रात को 2 बजे में फोन कर सकता है, 10 बजे रात को फोन कर सकता है। तो पीस पे हम न्यूट्रल रह सकते हैं हाँ, पीस और पे पैसा न्यूट्रल में हो कॉर्पोरेट सकते को हैं। मतलब नंबर दे सकते हैं। कॉर्पोरेट में भी पीस इसलिए है कि प्रैक्टिसिंग फॉर्म में क्या होता है कि सिस्टम डेवलप नहीं होता है। जो उसने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है उसको सिस्टम खुद ही बनाना पड़ता है। तो आप देखोगे कि जैसे कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की फॉर्म तो अभी बड़ी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फॉर्म्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ की 200 400 500 लोगों का स्टाफ उनका हो गया है। बिग फोर के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो आपको फर्स्ट जनरेशन की फॉर्म नहीं मिलेगी। वो जो हाँ, फॉर्म्स हैं वो थर्ड जनरेशन फोर्थ थर्ड जनरेशन जनरेशन, की फोर्थ चार्टर्ड जनरेशन, अकाउंटेंट की राइट। फॉर्म्स हैं। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन चूंकि नया है, तो यहाँ पे अभी जो लोग प्रैक्टिस में है वो फर्स्ट जनरेशन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, उनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन अभी आई नहीं है। बिजनेस का सिंपल सा एक नियम है कि सिस्टम तो जब सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आएगी ना वही बना पाएगी। पहली जनरेशन में तो सब कुछ हौच पौच रहेगा, सब पहुंच कुछ रहेगा, फैला रहेगा। राइट।
तो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि सिस्टम बना बनाया होता है, आपको केवल सिस्टम को फॉलो करना है, आपको खुद सिस्टम बनाना नहीं है। सर और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के यहाँ क्या होता है कि वो सिस्टम आपको खुद ही बनाना है। तो पीस तो जाहिर सी बात है कि आपको एक चीज जो कि ए आपको बनाना है और ए आपको पहले से बना बना मिला, उस ए को आपको फॉलो करना, ओवर राइटिंग कर देनी उस पे, तो पीस कहाँ मिलेगा? जाहिर सी बात है जहां आपको सिस्टम नहीं बनाना वहीं तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा ना आपको। सर एक क्वेश्चन और अच्छा, प्रैक्टिस में क्या है, थोड़ा आपको सा हमको समय पैसे दीजिए। एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, और हमें मालूम है कि सर आपका समय हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए भी है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है बंदा और जो बंदा जॉब कर रहा है, एडिशनल रिक्वायरमेंट किसी को किसी चीज की नहीं है, आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ वुडलैंड आपको कोई काम देना हो किसी को, आप स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाला कंपनी से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी पकड़ेंगे, या एक वो जो सब कुछ करता है कि मेरे पास कुछ आया था मैं कर लेता हूं, या मैं एक इस कोर का स्पेशलाइज पर्सन, फॉर एग्जांपल मेरी जो प्रैक्टिस है वो आईपी के अटर्नी की, मैं ट्रेडमार्क का काम करता हूँ, सिर्फ ट्रेडमार्क का काम करता हूँ कोर, और आपको ट्रेडमार्क का काम अलॉट करना है किसी को, तो आप ऐसे को देखोगे वो कुछ भी कर रहा हो, सब कर लेता है, या आप उस स्पेशलाइज पर्सन को पकड़ोगे बीइंग अ कॉर्पोरेट? मैं तो बीइंग अ कॉर्पोरेट मैं तो मतलब स्पेशलाइज्ड जो फर्म्स होगी मैं उनको प्रेफर करूंगा। सर थैंक यू सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं अपने न्यूली फ्रेशर्स और प्रोफेशनल्स को कि जो हमने जो अब तक डिस्कस किया कि भाई एडिशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, अपने स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम करो, और अपने आप को तैयार करो अपनी ट्रेनिंग में, चाहे वो पीसीएस के यहाँ से करो चाहे कॉर्पोरेट के यहाँ से करो। कोशिश यह नहीं थी कि हमको सारा काम ओवरऑल आना चाहिए, और लास्ट भाई ईगो के बीच, ईगो को अपने ऊपर मत हावी होने दो, द ओनली की ऑफ सक्सेस यही है। थैंक यू।